हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? ओके चलो दोस्तों, ये बताओ कि कल की क्लास में मैंने आप लोगों को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मैंने पढ़ाना शुरू किया था और मैंने बताया था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का सिंपल सा मतलब है उन लोगों की तनख्वाह जो प्रोडक्ट बनाने के काम में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। मतलब वो लोग जो प्रोडक्ट बनाने का ही काम करते हैं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ में, उन लोगों की तनख्वाह को बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फिर बेटा मैंने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के चैप्टर में आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। वो सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको लिखवाए थे और मैंने सबसे पहला टॉपिक आपको लिखवाना शुरू किया था लेबर कॉस्ट एंड लेबर अर्निंग्स। जल्दी से मुझे बताओ, लेबर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयर की पॉकेट से जो टोटल पैसे जा रहे हैं एम्प्लॉय के पास और उसके वेलफेयर प्लान में, दोनों में मिलाकर जो टोटल पैसा एम्प्लॉय की जेब से, एम्प्लॉयर की जेब से जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं? लेबर कॉस्ट। अब बेटा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 100 रुपए दिए और 10 रुपए वेलफेयर प्लान में जमा कराए, तो आप मुझे जल्दी से बताओ लेबर कॉस्ट क्या है? 110। एम्प्लॉय को 100 रुपए मिले, उसमें से एम्प्लॉय ने अपना कंट्रीब्यूशन 10 रुपए का अपने वेलफेयर फंड में जमा करा दिया, तो एम्प्लॉय के पास घर चलाने के लिए कितने पैसे पहुंचे? 90। तो इस 90 को क्या बोलेंगे? लेबर अर्निंग्स। क्लियर है बात? चलो तो अब इसी बात को जरा डिटेल में लिखना शुरू करें। क्या मैंने ये लाइन लिखवा दी थी? लेबर कॉस्ट एंड लेबर अर्निंग्स विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। तो लिखो लेबर कॉस्ट, लिखो बच्चों, लेबर कॉस्ट एंड लेबर अर्निंग्स विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। लेबर कॉस्ट एंड लेबर अर्निंग्स विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। अब बेटा लेबर कॉस्ट और लेबर अर्निंग्स की जो कैलकुलेशन है वो इस प्रकार होती है। लेबर कॉस्ट और बच्चों लेबर अर्निंग्स दोनों की जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरीके से होगी। आर यू रेडी फॉर दिस? सबसे पहला आप मुझे बताओ, वर्कर को आप कैसे कैसे पैसे देते हो? वर्कर को आप बेटा बेसिक सैलरी के रूप में पैसा दोगे। हाँ जी, बेसिक सैलरी। वर्कर को आप डीएनएस अलाउंस के रूप में पैसा दोगे। ठीक है। वर्कर को आप अदर अलाउंसेस दोगे, जैसे सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ठीक है, जैसे एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, यहां पे अपन वर्कर को डीएनएस अलाउंस के अलावा और भी बहुत सारे अलाउंसेस देते हैं, वो सब जोड़ दो। वर्कर को अगर आपने बोनस दिया तो बोनस भी जोड़ लो, एटसेट्रा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बेटा, आप वर्कर को और भी बहुत सारा पैसा दे सकते हो अलग अलग रूपों में। तो आप मुझे बता दीजिए, क्या ये वो पैसे आ गए जो मैं वर्कर को देने वाला हूं? पक्का? अच्छा, वर्कर को पैसे देने के अलावा एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन भी जमा कराएगा। सर कहां कहां पे? बेटा एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन जमा कराएगा एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉय के ग्रेच्युटी फंड में, एम्प्लॉय के पेंशन फंड में, या फिर ये भी हो सकता है एम्प्लॉय का ईएसआई प्रीमियम भी चुकाए। सर ये ईएसआई प्रीमियम क्या होता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा सरकार की ये जो पहल है, ये जो स्कीम है, ये बहुत 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 अच्छी स्कीम है। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईएसआई डिपार्टमेंट बना रखा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट बना रखा है, जिसमें जितने भी लेबर क्लास हैं, जितने भी फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर हैं, उनका इंश्योरेंस प्रीमियम उनका एम्प्लॉयर जमा कराता है। ठीक है।
और उसके बदले एम्प्लॉइज को क्या फायदा मिलता है कि एम्प्लॉइज ईएसआई हॉस्पिटल में जाकर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई हॉस्पिटल में जाकर के जितने भी लेबर क्लास वर्कर हैं वो अपना महंगा से महंगा इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। ठीक, अब आप मुझे बताओ कि अगर एक 5,000 6,000 रुपए महीने में काम करने वाला एक फैक्ट्री लेबरर है, फैक्ट्री का वर्कर है, उसे अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए या उसके घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो ऑब्वियस बात है उसके पास इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं होगा, फिर क्या करें? इसके लिए गवर्नमेंट ने ईएसआई एक्ट बनाया और ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो है ये फैक्ट्री मालिकों के लिए कंपलसरी कर दिया। अब फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो ईएसआई डिपार्टमेंट को प्रीमियम जमा कराते हैं और उस प्रीमियम के बदले उस एम्प्लॉय का इंश्योरेंस हो जाता है और उस एम्प्लॉय या उसके परिवार के सदस्यों में अगर कोई भी बीमार होगा तो उसका इलाज ईएसआई हॉस्पिटल में कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ईएसआई प्रीमियम। तो बेटा मैंने 100 रुपए तो दिए वर्कर को और 20 रुपए उसके वेलफेयर प्लान में जमा करा दिए, तो आप मुझे बताइए क्या मेरी जेब से टोटल 120 रुपए का आउटफ्लो हो रहा है? इस 120 रुपए के आउटफ्लो को हम लोग बोलते हैं बेटा लेबर कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसे? लेबर कॉस्ट। लीजिए बेटा, तो ये हमारे पास लेबर कॉस्ट आ गई। अब क्वेश्चन आता है सर लेबर अर्निंग्स अगर निकालनी हो तो कैसे निकालें? मैंने बोला लेबर अर्निंग्स को निकालने का तरीका भी बहुत आसान है। कैसे? लो बेटा, लेबर अर्निंग्स को निकालने का जो तरीका है वो बिल्कुल आसान है। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर आसान कैसे? अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर लेबर अर्निंग्स कैसे निकालते हैं? लिखना नहीं है बच्चों आपको, अभी आपको सिर्फ सुनना है। ठीक है सर, सुन रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, एम्प्लॉयर ने, लिखना नहीं है सिर्फ सुनो, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी का पैसा दिया, डीए का पैसा दिया, सारे अलाउंसेस का पैसा दिया, बोनस का पैसा दिया, तो एम्प्लॉय के हाथ में कितने रुपए आए? 100 रुपए। उस 100 रुपए में से जो एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय ने अपना कंट्रीब्यूशन जमा करा दिया 20 रुपए और एम्प्लॉय ने अपना कंट्रीब्यूशन अपने वेलफेयर प्लान में जमा करा दिया 20 रुपए। तो आप मुझे बताइए ये जो एम्प्लॉय है इसके हाथ में अपना घर चलाने के लिए कितना पैसा आया? 80। और बेटा एम्प्लॉय के हाथ में अपना घर चलाने के लिए 80 रुपीज हाथ में आए, बेटा इस 80 को क्या बोलेंगे? लेबर अर्निंग्स। क्लियर है बात? हाँ जी 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 मैं कर रहा हूं माइनस। तो बेटा ये ध्यान से देखो कितना इजी सा कॉन्सेप्ट है। एम्प्लॉय के हाथ में 100 रुपए आए, उसमें से एम्प्लॉय ने अपना कंट्रीब्यूशन जमा कराया, तो नेट एम्प्लॉय के पास बचे 80 रुपए अपना घर खर्च चलाने के लिए। और बेटा एम्प्लॉय के पास में जो 80 रुपए बचे उसी को बोलते हैं लेबर अर्निंग्स। क्लियर है बात? पक्की बात? लो कॉपी कर लो। हाँ जी, लेबर कॉस्ट आपने कॉपी कर ही रखा है, लेबर अर्निंग्स भी कॉपी कर लीजिए। तो लीजिए बेटा, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा।
एम्प्लॉयर की जेब से जो टोटल 120 रुपए जा रहे हैं वो लेबर कॉस्ट है, और एम्प्लॉय के हाथ में जो घर खर्च के लिए पैसा आ रहा है वो 80 है, वो लेबर अर्निंग्स है। ठीक है, डन बेटा, कॉपी हो गया, कॉपी हो गया। चलो, लेकिन अब इसके बारे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको एक एक करके समझनी है। सुनिएगा, नोट्स, हाँ जी, बातचीत बिल्कुल बंद, और प्लीज सुने। सबसे पहली प्रॉब्लम बच्चों, अगर क्वेश्चन में आपको डियरनेस अलाउंस दे रखा है 10%, तो ये 10% किसका? 10% किसका? बेसिक सैलरी का। तो ध्यान रखना, अगर कभी भी डियरनेस अलाउंस आपको परसेंटेज में दे रखा है तो वो डियरनेस अलाउंस हमेशा बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होगा या बेसिक वेजेस पे कैलकुलेट होगा। एक बात ध्यान रखना, कॉस्टिंग में सैलरी एंड वेजेस में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, आप चाहे सैलरी बोलो चाहे वेजेस बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में डियरनेस अलाउंस आपको परसेंटेज में दे रखा है तो वो हमेशा कैलकुलेट होगा किस पर? बेसिक सैलरी पर। ठीक है, लिखें, इफ डियरनेस अलाउंस is given in percentage, if dearness allowance is given in percentage, then it will always be calculated, it will always be calculated on basic salary। तो बेटा ये डियरनेस अलाउंस अपन लोग किस पे कैलकुलेट करेंगे? बेसिक सैलरी पे। डन? हाँ जी बेटा, बात समझ में आ गई? नोट नंबर 2, आप ध्यान रखना, पूरे इस टॉपिक में ध्यान रखना, या मैं बोलूंगा पूरे चैप्टर में ध्यान रखना, अगर बोले बेसिक वेजेस तो मतलब है बेसिक वेजेस, लेकिन अगर सवाल में सिर्फ वेजेस बोला है तो इसका मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए। ध्यान रहेगा, बहुत बारीक शब्द है, लिखें, इफ क्वेश्चन हैज गिवन बेसिक वेजेस देन इट मीन्स बेसिक सैलरी। बेटा अगर क्वेश्चन में कभी भी बोले बेसिक वेजेस मतलब बेसिक सैलरी, बट इफ क्वेश्चन सेज wages, if question says wages, बेटा बेसिक वेजेस की जगह अगर सवाल में सिर्फ वेजेस बोले then it means basic salary plus DA। समझा क्या? बेसिक वेजेस मतलब बेसिक सैलरी, लेकिन वेजेस मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए। बेटा डीए समझते हो ना, डियरनेस अलाउंस, शॉर्ट में लिख दूं तो चलेगा डीए। अच्छा ये बताओ, नोट नंबर 3, अब ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में आपको कभी भी अदर अलाउंसेस या बोनस अगर आपको परसेंटेज में दे रखा है, लेकिन आपको ये नहीं बता रखा कि ये अदर अलाउंसेस या बोनस किस पे कैलकुलेट करना है, तो आप हमेशा उसे कैलकुलेट करोगे बेसिक सैलरी प्लस डीए पे। ठीक है, सुनो, if question has given allowances or bonus in percentage,
allowances or bonus in percentage, but it is not clarified that on which amount it is to be calculated. Then it will be calculated on basic salary प्लस DA। बेटा अगर आपको बोनस दे रखा है 10% या आपको कोई अलाउंस दे रखा है 10%, लेकिन आपको ये नहीं बता रखा कि 10% किसका, तो 10% बेसिक सैलरी प्लस DA का। ठीक है, अच्छा आगे चलिए, नोट नंबर 4। अब नोट नंबर 4 में दिमाग लगाओ, ये पॉइंट बहुत जोरदार है, ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन में आपको कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड परसेंटेज में दे रखा है, मतलब प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन, ESI का प्रीमियम, ग्रेच्युटी फंड का कंट्रीब्यूशन या पेंशन फंड का कंट्रीब्यूशन, अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन तुमको परसेंटेज में दे रखा है लेकिन तुम्हें ये नहीं बता रखा कि परसेंटेज लगानी किस पर है, तो किस पर कैलकुलेट करोगे? बेसिक सैलरी प्लस DA पर। क्लियर है बात? लिखें, इफ contribution to welfare funds, if contribution to welfare funds are given in percentage, but it is not clarified that on which amount it is to be calculated, then it will be calculated on basic salary प्लस DA। तो बेटा अगर क्वेश्चन में आपको वेलफेयर फंड में किया गया कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में दे रखा है लेकिन ये नहीं बता रखा किसका, तो किस पर कैलकुलेट करोगे? हमेशा बेसिक सैलरी प्लस DA पर। अच्छा एक और बात बेटा, अगर सवाल में आपको एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय दोनों में से किसी एक का कंट्रीब्यूशन दे रखा है तो आप दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या मानोगे? इक्वल। अगर क्वेश्चन में न बताया जाए तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हमेशा क्या माना जाएगा? इक्वल। लिखो, in absence of information employer and employee contribution to welfare funds will be taken equal। बेटा अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताएगा तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन हमेशा इक्वल माना जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ, ध्यान से सोचना सब बच्चे, ये लेबर कॉस्ट की बात हो रही है। बेटा एक बात मुझे बताओ कि जैसे मटेरियल में नॉर्मल लॉस होता है वैसे लेबर के जो वर्किंग आवर्स हैं उनमें भी नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस होता है क्या? बिल्कुल होता है। सर कैसे? वर्कर का जो लंच ब्रेक है, बेटा आप मुझे बताइए लंच ब्रेक में वर्कर काम नहीं करता, तो आप मुझे बताइए लंच ब्रेक में जो टाइम जा रहा है क्या वो आइडल टाइम है? अच्छा ये नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है? नॉर्मल लॉस है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सिस्टम का पार्ट है।
इसलिए ये अनअवॉइडेबल है। बेटा आपको याद है मैंने आपको बताया था नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस वो लॉस है जो इसलिए अनकंट्रोलेबल है क्योंकि वो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस का या हमारे वर्किंग सिस्टम का पार्ट है, इसलिए वो अनअवॉइडेबल है, तो उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस। तो आप मुझे बताइए कि वर्कर का जो लंच ब्रेक है वो नॉर्मल लॉस है कि अबनॉर्मल लॉस है? नॉर्मल लॉस है। अच्छा, वर्कर को हम लोग 5 मिनट का रेस्ट ब्रेक देते हैं, मतलब वर्कर को हम बीच में 5 मिनट का रेस्ट देते हैं कि भाई तुम आराम कर लो 5 मिनट ताकि और रिफ्रेश होके काम कर पाओ। रेस्ट ब्रेक क्या है जो हम दे रहे हैं? नॉर्मल लॉस है, सिस्टम का पार्ट है। अच्छा, वर्कर को अगर आप टी ब्रेक दे रहे हो, वर्कर को बोल रहे हो यार शाम को 4 बजे तुम्हें 10 मिनट का समय मिलेगा चाय पीने के लिए, तो आप मुझे बताइए टी ब्रेक हम दे रहे हैं, एज अ सिस्टम दे रहे हैं, तो ये अवॉइडेबल है कि अनअवॉइडेबल है? अनअवॉइडेबल। क्या है? नॉर्मल लॉस। अच्छा, वर्कर को हम लोग पेड हॉलीडे देते हैं। सर ये पेड हॉलीडे क्या है? बेटा वर्कर को हर साल 30 दिन की छुट्टी मिलती है। वर्कर को ये पता होता है कि साल भर में अगर 30 छुट्टी करूंगा तो मेरे पैसे नहीं कटेंगे, 30 के बाद मेरे पैसे कटने शुरू हो जाएंगे, तो इसे क्या बोलते हैं? पेड हॉलीडेज। वो टैक्स में सुना है लीव एनकैशमेंट, अगर आप छुट्टी नहीं लेते तो आपकी छुट्टियां जुड़ जाती हैं और रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलता है, वही चीज। अब आप मुझे बताइए अगर वर्कर को पेड हॉलीडे मिलती है, मतलब हम वर्कर को बोलते हैं भाई तू छुट्टी ले लेना पैसे नहीं कटेंगे, मतलब वर्कर पैसे लेगा पर काम पे आएगा ही नहीं, नॉर्मल लॉस है, मतलब लॉस है, आइडल टाइम है। लेकिन ये हमारे सिस्टम का पार्ट है, हमने सिस्टम बना रखा है कि 30 दिन की छुट्टियां तक हम पैसे नहीं काटते, तो आप मुझे बताइए ये कैसा लॉस है? नॉर्मल लॉस। लेकिन बेटा अगर स्ट्राइक हो जाए और वर्कर काम ना करे, ये कैसा नुकसान है? एबनॉर्मल। अच्छा, ये बताओ पावर कट हो जाए, लाइट चली गई और लाइट जाने की वजह से सारे वर्कर खाली बैठे, एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल आइडल टाइम है। अच्छा बताओ मशीन ब्रेकडाउन, अगर हमारी मशीन खराब हो गई, ब्रेकडाउन मतलब खराब हो जाना, अगर हमारी मशीन ब्रेकडाउन हो गई, खराब हो गई, तो आप मुझे बताइए मशीन के खराब होने पर वर्कर खाली बैठा है, ये कैसा आइडल टाइम है? एबनॉर्मल। अब आप लोग जानते हो शुरू से नियम, आप लोग नियम जानते हो, नॉर्मल आइडल टाइम की जो लेबर कॉस्ट है इसे अपन बाकी के बचे हुए आवर्स में डिवाइड कर देंगे, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को बाकी के बचे हुए यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, तो नॉर्मल आइडल टाइम की कॉस्ट को अपन बाकी के बचे हुए टाइम में डिवाइड कर देंगे। और आप लोग जानते हो एबनॉर्मल लॉस कहां जाता है? कॉस्टिंग पी एंड एल में। तो जो एबनॉर्मल आइडल टाइम की लेबर कॉस्ट है वो हम चार्ज कर देंगे कहां? कॉस्टिंग पी एंड एल में। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बात मुझे बताओ कि वर्कर को 8 घंटों के पैसे देते हैं, आधा घंटा लंच ब्रेक है, वर्कर काम करता है 7.5 घंटे, तो बेटा अपन तो 8 घंटों के पैसे उसके 7 घंटे के 7.5 घंटे के काम से ही रिकवर करेंगे, हाँ कि ना? मेरी बात आ रही है समझ में? वही सेम पॉइंट, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को अपन बाकी के बचे हुए यूनिट्स में बांट देंगे और एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को कॉस्टिंग पी एंड एल से चार्ज कर लेंगे। सेम वही रूल यहां पर भी लगेगा। लिखिए लिखिए बेटा, इफ देयर इज एनी idle time of worker, then it will be treated as under। बेटा वर्कर का अगर कोई आइडल टाइम है तो उसका ट्रीटमेंट इस प्रकार होगा, अगर ये नॉर्मल आइडल टाइम है such as lunch break, tea break, ट्रेनिंग। बेटा वर्कर्स को अगर अपन ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग के टाइम पे भी तो वर्कर काम नहीं करता, वो लॉस भी क्या है? नॉर्मल लॉस। ट्रेनिंग,
रेस्ट ब्रेक एंड पेड हॉलीडेज। बेटा पेड हॉलीडेज भी क्या है? नॉर्मल लॉस लिखें। इन दिस सिचुएशन cost of normal idle time, cost of normal idle time will be distributed among remaining labor hours, अमंग रिमेनिंग लेबर आवर्स। तो बेटा जो नॉर्मल आइडल टाइम की लेबर कॉस्ट है वो अपन बाकी के बचे हुए आवर्स में डिवाइड कर देंगे। समझ आ रहा है? बी पॉइंट हो जाएगा एबनॉर्मल आइडल टाइम, या आ जाएगा एबनॉर्मल आइडल टाइम। अब बेटा एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या क्या हो सकते हैं? सच एज स्ट्राइक, पावर कट, मशीन ब्रेकडाउन, स्टॉक आउट। बेटा एक बात बताओ, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, पूरी फैक्ट्री बंद पड़ी है, ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। तो बेटा एबनॉर्मल आइडल टाइम की जो लेबर कॉस्ट है ये एबनॉर्मल लॉस है, और बेटा इस एबनॉर्मल लॉस को हम अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं जोड़ते, हम इसे कॉस्टिंग पी एंड एल से राइट ऑफ कर देंगे। इन दिस सिचुएशन labor cost of abnormal idle time will be charged to costing P and L। बेटा एबनॉर्मल आइडल टाइम की जो लेबर कॉस्ट है वो बेटा अपन कभी भी बाकी के बचे हुए यूनिट्स में डिवाइड नहीं करते, वो सीधे कहां जाती है? कॉस्टिंग पी एंड एल में। याद रहेगा बेटा? जितने पॉइंट मैंने लिखवाए ये सब पॉइंट याद रहेंगे? पक्का? चलो एक काम करते हैं, मैं ये सारी बातें आप लोगों को एक एग्जाम्पल से सिखाता हूं, और मैं आपके साथ में शुरुआत कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 1। वैसे आमतौर पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों को होमवर्क देता आया हूं आज तक, मतलब आज तक मैंने हर बैच में क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क ही दिया है, बट तुम्हारे वाले बैच में सवाल मैं खुद करवा देता हूं, चलेगा? चलो तो मेरे साथ में बच्चों जरा इस सवाल को पढ़ें। आइए, ये लीजिए बेटा, ये रहा डायरेक्ट लेबर आपके सामने। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्स एन एम्प्लॉई ऑफ एबीसी कंपनी गेट्स द फॉलोइंग इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स। बेटा एक्स एबीसी कंपनी का एम्प्लॉई है और उसे ये इमोल्यूमेंट्स और बेनिफिट्स मिले हैं। बेसिक सैलरी 1000 पर मंथ है, डियरनेस अलाउंस 200 पर मंथ है, बोनस 20% है सैलरी और डीए का। बेटा सैलरी और डीए दोनों मिलाकर जितना अमाउंट है उसका 20% आप क्या दे रहे हो? बोनस। अदर अलाउंसेस हैं 250 पर मंथ। एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 10% ऑफ सैलरी एंड डीए। बेटा ये कह रहा है कि जो एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सैलरी और डीए का 10% है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। X works for 2400 hours per annum
बेटा ध्यान से देखो, आपको यहां पे जो आर्स हैं वो आपको दे रखे पर एनम 1 साल के। तो आप ध्यान रखना, क्योंकि आर्स आपको 1 साल के दे रखे हैं तो आपको ये सारे खर्चे भी एनुअल लेने पड़ेंगे। बेटा समझ में आ रहा है? जब वर्कर के वर्किंग आवर्स अगर आप 1 साल के लिख रहे हो तो सामने खर्चा भी साल भर का ही होना चाहिए। अच्छा सुनना ध्यान से, अब आ रही है मेन बात। आउट ऑफ विच 400 आवर्स आर नॉन प्रोडक्टिव एंड ट्रीटेड एज नॉर्मल आइडल टाइम। 2400 आवर्स में से 400 आवर्स आइडल टाइम है और सवाल कह रहा है आपको इसे नॉर्मल आइडल टाइम मान के चलना है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉई एक्स। आपको बेटा इफेक्टिव, ध्यान से पढ़ो क्या पूछा है, सवाल कर रहा है आपको इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट बतानी है, इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट बतानी है। बेटा क्या इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि लेबर कॉस्ट पर आवर बताओ। अब प्रॉब्लम बताता हूं क्या है, तुम्हें लेबर कॉस्ट पर आवर चाहिए लेकिन ध्यान से देखो तुम्हें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दे रखा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा। तुम्हें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दे रखा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तुम्हें दे ही नहीं रखा। अब क्या करोगे? सर आपको पता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हमेशा क्या मानेंगे? इक्वल। तो जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उतना ही एम्प्लॉयर का भी है। अच्छा तो सर क्योंकि इस क्वेश्चन में आवर्स 1 साल के हैं तो लेबर कॉस्ट भी 1 साल की लेनी है। तो आइए बेटा सबसे पहला कॉलम बना दीजिए पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम आवर्स और तीसरा कॉलम रुपीस। बना लिया? सबसे पहला बेसिक सैलरी। बेटा बेसिक सैलरी 1000 पर मंथ है, यहां पे लिख दो वर्किंग्स, एक कॉलम वर्किंग्स का हो जाएगा। तो बेटा साल भर की बेसिक सैलरी हो गई 12,000 और ध्यान रखना साल भर के वर्किंग आवर्स कितने हैं? 2400। मतलब आप जो तनख्वाह दे रहे हो वो 2400 आवर्स के लिए दे रहे हो। अच्छा डीएनएस अलाउंस आपको दे रखा है 200 पर मंथ। तो बेटा साल भर की हो जाएगी 2400। बोनस आपको दे रखा है बेटा बेसिक सैलरी प्लस डीए का 20%। $2880। फिर अदर अलाउंसेस हैं बेटा 250 पर मंथ। तो 12 महीने का 3000। ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइए क्या ये सारा का सारा पैसा आपने एम्प्लॉय को दिया है? हाँ जी, क्या ये वो पैसा है जो आपने एम्प्लॉय को दिया है? बिल्कुल भाई साहब, ये वो पैसा है जो आपने एम्प्लॉय को दिया 20280। ठीक है। अच्छा इसके अलावा बेटा आपने एम्प्लॉय के वेलफेयर प्लान के लिए भी पैसे जमा कराई। अब सुनो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन गिवन नहीं है तो कितना माना जाएगा? एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के बराबर। अब सवाल कहता है एम्प्लॉय ने प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराया तो एम्प्लॉयर ने भी उतना ही जमा कराया। कितना? सैलरी और डीए का 10%। तो बेटा बेसिक सैलरी और डीए दोनों मिलाकर हो जाते हैं 14,400, इसका 10% 1440।
चलिए बेटा, अगर बेटा मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो दोनों को जोड़ने पर मेरे पास आएगा लेबर कॉस्ट। तो बेटा हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो आ जाएगी 21720। अब सुनो, सवाल कहता है 2400 आवर्स में से 400 आवर्स आइडल टाइम है। 2400 आवर्स में से 400 आवर्स नॉर्मल आइडल टाइम है। और आप लोग तो जानते हो बेटा, जो नॉर्मल आइडल टाइम है उसकी कॉस्ट को हम बाकी के बचे हुए आवर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा जो नॉर्मल आइडल टाइम की लेबर कॉस्ट है, उस नॉर्मल आइडल टाइम की लेबर कॉस्ट को अपन बाकी के बचे हुए 2000 आवर्स में डिवाइड कर देंगे। तो आप ही मुझे बता दो, लेबर कॉस्ट पर आवर कितनी है? लेबर कॉस्ट पर आवर आ गई है बेटा 10.86। हाँ जी बेटा, लेबर कॉस्ट पर आवर कितनी आ रही है? 10.86। बेटा आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट है जिसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन में लास्ट लाइन में देखो आपसे पूछा है इफेक्टिव लेबर कॉस्ट पर आवर, इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट। बेटा कॉस्ट पूछी है आर्ली, मतलब लेबर कॉस्ट पर आवर पूछी है। लेबर कॉस्ट के लिए चाहिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो दिया हुआ नहीं है। तो मैंने क्या मान लिया, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है उसके बराबर ही एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। लिखो नोट, बेटा नोट लिखिए, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन absence of information we have assumed that employer contribution is equal to employee contribution। is equal to employee contribution to provident fund। बेटा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं पता तो मैंने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के बराबर मान लिया। अच्छा एक बार सवाल को देखो, बेसिक सैलरी दे रखी है, डीएनएस अलाउंस दे रखा है, बोनस दे रखा है बेसिक सैलरी प्लस डीए का 20%, वो ले लिया। बेटा अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस दे रखे हैं 250 पर मंथ, वो ले लिया। तो वो पैसा आ गया जो मैंने एम्प्लॉय के हाथ में दिया है। उसके अलावा जो वेलफेयर प्लान में जमा कराया वो पैसा जोड़ दिया तो लेबर कॉस्ट आ गई। नॉर्मल आइडल टाइम की कॉस्ट को मैंने बाकी के बचे हुए 2000 आवर्स में डिवाइड कर दिया तो मेरे पास में लेबर कॉस्ट पर आवर आ गई। खत्म। 8 नंबर का सवाल आता है ये वाला, 8 मार्क्स। ये बताओ क्या ये सवाल भगवान के प्रसाद के समान है? हाँ कि ना? बिल्कुल है। चलो मेरे साथ में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे और बच्चों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है, हाथ में पेंसिल, एनालिसिस के लिए तैयार। ध्यान से देखो और मुझे बताना। अच्छा एक बात इसमें नोटिस कर ली, आवर्स पूरे साल भर के हैं तो कॉस्ट भी पूरे साल भर की लेनी है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। अ वर्कर इज पेड ₹100 पर मंथ। बेटा 100 पर मंथ हो गई बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस ऑफ 200 पर मंथ, और डीएनएस अलाउंस है बेटा 200 पर मंथ। अब ध्यान से सुन लो भाई, देयर इज अ प्रोविडेंट फंड एट द रेट 8/1/3%। भाई ये बोल रहा है प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराना है 8/1/3%, लेकिन भाई साहब ये 8/1/3% किसका, वो तो बोला ही नहीं। तो बेटा ये आपको जमा कराना है बेसिक सैलरी प्लस डीए का। अच्छा सवाल कहता है एंड द एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट एज द एम्प्लॉई।
सवाल कहता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों बराबर बराबर पैसे जमा कराते हैं। द एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रीमियम इज 1.5% ऑफ वेजेस। अब सुन लो, सवाल कह रहा है ईएसआई का कंट्रीब्यूशन कितना है, वेजेस का 1.5%। बेटा मैंने बताया था बेसिक वेजेस मतलब बेसिक सैलरी, लेकिन वेजेस माने बेसिक सैलरी प्लस डीए, बेसिक सैलरी प्लस डीए। आगे कह रहा है ऑफ विच 0.5% इज पेड बाय एम्प्लॉय। सवाल कर रहा है ईएसआई का प्रीमियम 1.5% है, उसमें से 0.5% एम्प्लॉय भरेगा। तो आप मुझे बताइए क्या बाकी का 1% एम्प्लॉयर भरेगा? हां जी बेटा 1.5% प्रीमियम है, 0.5% एम्प्लॉय दे रहा है, तो बाकी का 1% एम्प्लॉयर दे रहा है। अच्छा, इट इज फर्म्स प्रैक्टिस टू पे 2 months वेजेस एज बोनस। सवाल कर रहा है हमारी प्रैक्टिस है हम हर साल 2 महीने की वेजेस के बराबर बोनस देते हैं। बेटा जल्दी से बताओ, वेजेस माने, वेजेस माने बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो सवाल कहता है फर्म की प्रैक्टिस है कि फर्म हर एम्प्लॉय को 2 महीने की वेजेस के बराबर बोनस देती है। ठीक है, सुने, द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर आर 300 ऑफ 8 hours ईच। साल भर के वर्किंग डेज हैं 308 घंटे रोज, मतलब वही 2400 hours हो गए। सुनना, आउट ऑफ दीज द वर्कर इज एंटाइटल्ड टू 15 days लीव ऑन फुल पे। और सवाल कहता है वर्कर को पेड हॉलीडे कितनी मिलेगी? 15 दिन की। आप मुझे बताओ, पेड हॉलीडे मतलब वर्कर को हमने बोल दिया भाई तुम छुट्टी करो, पैसे मिलेंगे, पैसे कटेंगे नहीं। तो बेटा आप तनख्वाह दे रहे हो लेकिन वर्कर 15 दिन की छुट्टी कर सकता है। तो आप मुझे बताइए ये कैसा आइडल टाइम है? नॉर्मल आइडल टाइम, क्योंकि ये हमारा सिस्टम है। हमने वर्कर को बोला 15 दिन की छुट्टी मिलेगी तनख्वाह के साथ, तो बेटा ये छुट्टी तो हम खुद आगे बढ़ के दे रहे ना, तो ये तो हमारे सिस्टम का पार्ट है ना। तो ये कैसा आइडल टाइम है? नॉर्मल आइडल टाइम। और सुनो, तुम जानते हो नॉर्मल आइडल टाइम की कॉस्ट को बाकी के बचे हुए आवर्स में डिवाइड करते हैं। कैलकुलेट वेज रेट पर आवर फॉर कॉस्टिंग पर्पसेस। बेटा आपको वेज रेट पर आवर बतानी है कॉस्टिंग के पर्पज से। एक बात बताओ, कॉस्टिंग कौन करता है, एम्प्लॉयर के एम्प्लॉई? फैक्ट्री का मालिक कॉस्टिंग करता है कि वर्कर कॉस्टिंग करता है? मालिक। तो आप मुझे बताइए, ये बोल रहा है वेजेस पर आवर बताओ कॉस्टिंग के पर्पज से, मतलब एम्प्लॉयर के नजरिए से। ठीक है बेटा, सवाल समझ में आ गया? सब जगह लिखी है प्रॉपर तरीके से बातें? आइए बेटा, सबसे पहला पर्टिकुलर्स, वर्किंग्स आवर्स रुपीस। लीजिए, सबसे पहला मुझे ये बता दो कि आपको बोला है साल भर में 300 दिन काम करने के हैं, 8 घंटे रोज, मतलब 2400 आवर्स आपको बता रखे हैं। ठीक है, ये बताओ आवर्स अगर पूरे साल भर के हैं तो लेबर कॉस्ट भी पूरे साल भर की लेनी है। बेटा आपकी बेसिक सैलरी पर मंथ है 100 रुपीज, तो साल भर की 1200। बेटा आपका डियरनेस अलाउंस है 200 पर मंथ, तो 12 मंथ्स का 2400। ठीक, अच्छा बोनस कितना दे रहे हो बेटा? सवाल कर रहा है बोनस देना है 2 महीने की वेजेस के बराबर। बेटा वेजेस बोले तो बेसिक सैलरी प्लस डीए, तो बेसिक सैलरी और डीए दोनों मिलाकर हो गए 300 रुपए, और 2 महीने की वेजेस के बराबर बोनस देना है। तो बेटा बोनस कितना देना है? 600। चलो, तो आप मुझे बताओ क्या एम्प्लॉय के हाथ में
4200 रुपीज कैश आए। अच्छा, एम्प्लॉय को 42 रुपीज देने के अलावा एम्प्लॉयर ने वेलफेयर प्लान्स में पैसा जमा कराया, वो भी ले लो। सबसे पहला प्रोविडेंट फंड। अब एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको दोबारा क्लैरिफाई करूंगा, सुनते चलो। प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराया 8/1/3%, लेकिन क्वेश्चन में बेटा ये नहीं बता रखा कि 8/1/3% किसका, 8/1/3% किसका, तो बेसिक सैलरी प्लस डीए का। तो बेसिक सैलरी और डीए दोनों मिलाकर कितने हो गए, 3600। अरे समझाऊं क्या बेटा, ये 1200 और 2400 दोनों मिलकर कितने हो गए, 3600। और बेसिक सैलरी प्लस डीए का 8/1/3%। तो लीजिए बेटा, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन आ गया 300। अच्छा बेटा, ईएसआई का प्रीमियम 1.5% है, आधा % एम्प्लॉय देंगे, मतलब बाकी का 1% एम्प्लॉयर देंगे, ईएसआई प्रीमियम। लेकिन आप एक बात ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ईएसआई प्रीमियम दे रखा है वेजेस का 1.5%, और आप जानते हो बेटा वेजेस बोले तो बेसिक सैलरी प्लस डीए 36। बेटा समझ में आ रहा है क्या, वेजेस का 1.5% ईएसआई प्रीमियम है, आधा % एम्प्लॉय ने दिया, 1% एम्प्लॉयर ने दिया, काम खत्म। लो भाई, दोनों मिलाकर बता दो लेबर कॉस्ट कितनी, 2400 आवर्स 4536। बेटा लेबर कॉस्ट समझ में आ गई। अब बेटा माइनस कर दो नॉर्मल आइडल टाइम। बेटा 15 दिन की छुट्टियां दे रहे हैं तनख्वाह के साथ, तो आप मुझे जल्दी से बता दो नॉर्मल आइडल टाइम कितना है, 120 आवर्स। बेटा 15 दिन की छुट्टियां दे रहे हैं तनख्वाह के साथ, तो नॉर्मल आइडल टाइम कितना है, 120 आवर्स। और आप लोग जानते हो बेटा नॉर्मल आइडल टाइम की जो लेबर कॉस्ट है, इसे हम बाकी के बचे हुए आवर्स में डिवाइड कर देंगे। हाँ जी बेटा, तो नॉर्मल आइडल टाइम की लेबर कॉस्ट को बाकी के बचे हुए आवर्स में डिवाइड कर देंगे। तो बताइए बेटा हमारी लेबर कॉस्ट पर आवर कितनी आएगी, हमारी लेबर कॉस्ट पर आवर आ जाएगी बेटा 1.989। बेटा हमारी लेबर कॉस्ट पर आवर आ जाएगी 1.989। इस सवाल में तीन बातें मुख्य हैं, या 4 बातें मुख्य मान लो। सबसे पहला, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन 8/1/3% है, लेकिन आपको यह नहीं बता रखा कि 8/1/3% किसका, तो अपन ने किसका माना, बेसिक सैलरी प्लस डीए का। सवाल कहता है 2 महीने की वेजेस के बराबर बोनस देना है, तो मैंने वेजेस का मतलब क्या माना, बेसिक सैलरी प्लस डीए। सवाल ने अपने को बोला ईएसआई का प्रीमियम है वेजेस का 1.5%, तो अपन ने वेजेस का मतलब क्या माना, बेसिक सैलरी प्लस डीए। और चौथा पॉइंट, इस क्वेश्चन में पेड हॉलीडे दे रखी है, और आप लोग जानते हो पेड हॉलीडे क्या है, नॉर्मल आइडल टाइम। बेटा हम अपने सिस्टम के तहत वर्कर को बोल रहे हैं तनख्वाह लो और काम पे मत आओ, तो आइडल टाइम है, और हमारे सिस्टम के तहत दी जा रही है, दैट मीन्स नॉर्मल आइडल टाइम है। तो नॉर्मल आइडल टाइम की लेबर कॉस्ट को मैंने बाकी के बचे हुए 2280 आवर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। खैर आगे बढ़े, अगला सवाल देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, हाँ जी,
आपको पता है सब लोग मुझसे बड़े नाराज रहते हैं। सब लोग मुझे बोलते हैं सर आप जब पढ़ाते हो ना तो आप धड़ाधड़ क्वेश्चन करवाते हो, 1 खत्म चलो बेटा 2 करेंगे, 2 खत्म चलो बेटा 3 करेंगे। बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा सांस लेने दो हमें, थोड़ा सा ना क्वेश्चन करवाने के बाद में आप 2-3 मिनट रुक जाया करो, हमको क्वेश्चन दोबारा देख लेने दिया करो, हम दोबारा क्वेश्चन को देख लें, समझ लें, क्वेरी देख लें, हम क्वेश्चन का सोल्यूशन दोबारा देख लें, फिर आप आगे चला करो। क्यों? ठीक बात है ना? ठीक बात है ना? ठीक बोल रहे हैं? हाँ चलो, अब ठीक बोल रहे हैं तो मैंने इतना टाइम तुमको ये सारी बातें करके दे दिया, ठीक है, यही तुम्हारा ब्रेक था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर सब बच्चे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, स्टार लगाओ, स्टार लगाओ, लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पर लिख दीजिए बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुरू करें, आइए। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग मेरे साथ में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बेटा सवाल बहुत जोरदार है, बारीक बारीक बातें हैं, दिमाग लगा के सुननी है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट दी अर्निंग्स, सुन रहे हो क्या लिखा है? कैलकुलेट दी अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर अ मंथ। सवाल कह रहा है आपको ए और बी की अर्निंग्स कैलकुलेट करके बतानी है। बेटा आप लोग की पेंसिल कहाँ है? हाँ जी, पेंसिल का इस्तेमाल करना है ना? ध्यान से देखो, मैं जो जो हाईलाइट कर रहा हूं ध्यान से देखो। लेबर की, वर्कर ए और वर्कर बी की अर्निंग्स कैलकुलेट करके बतानी है और सवाल कह रहा है ये काम आपको सिर्फ 1 महीने का करना है, 1 मंथ, भूलना मत, 1 मंथ की निकालनी है। और सवाल कह रहा है एलोकेट लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब एक्स वाई एंड जेड। और सवाल कह रहा है लेबर कॉस्ट को बांटो जॉब एक्स वाई जेड में। तो बेटा इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई ने लेबर अर्निंग्स भी पूछ ली, भाई ने लेबर कॉस्ट भी पूछ ली। सवाल कह रहा है लेबर अर्निंग्स निकालो एबीसी की, और दूसरा सवाल कह रहा है लेबर कॉस्ट को जॉब एक्स वाई जेड में बांट के बताओ। तो बेटा लेबर कॉस्ट को अगर बांटना है तो पहले निकालना भी तो पड़ेगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में लेबर कॉस्ट और लेबर अर्निंग्स दोनों पूछी हैं। अच्छा सुनो भाई, बेसिक वेजेस 100 160, डीएनएस अलाउंस दे रखा है बेसिक वेजेस का 50%, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड दे रखा है बेसिक वेजेस का 8%, ईएसआई कंट्रीब्यूशन दे रखा है बेसिक वेजेस का 2%, ओवर टाइम कितना किया ए ने? 10 घंटे। बेटा ध्यान से देखो, ओवर टाइम सिर्फ ए ने किया है 10 घंटे, ठीक है। सुनो, द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200, महीने के बेटा नॉर्मल वर्किंग आवर्स 200 हैं। अब ध्यान से पढ़ लेना, ये पॉइंट है जोरदार, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुन लो। सवाल कहता है ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीएनएस अलाउंस। सवाल कहता है ओवर टाइम के लिए बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस का दुगना पैसा मिलता है, पक्का? अब जो बात समझाने जा रहा हूं ध्यान से सुन लो। इधर 2 मिनट के लिए लिखना बंद कर दो, 2 मिनट के लिए लिखना बंद कर दो और सुनो। 1 महीने में नॉर्मल काम करने के घंटे 200 हैं और इस नॉर्मल काम करने के लिए आपको बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस दोनों मिलाकर कितने मिलते हैं? 150। आप मुझे बताओ 200 घंटे काम करने के अगर 150 रुपए मिलते हैं, इसका मतलब 1 घंटे काम करने के 75 पैसे मिल रहे हैं आपको। मैं जो पूछ रहा हूं मुझे जवाब दे दो। बेटा वर्कर ए को 1 महीने में बेसिक सैलरी और डीए का पैसा मिलता है 150 और पूरे महीने में नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं 200, तो आप मुझे बताइए 200 घंटे काम करने के 150 रुपए मिलते हैं, मतलब 1 घंटे काम करने के 75 पैसे मिलते हैं, पक्की बात।
सवाल कह रहा है ओवर टाइम के लिए डबल पैसा मिलेगा। तो अगर नॉर्मल टाइम के लिए 75 पैसे मिलते हैं तो ओवर टाइम के लिए कितने पैसे मिलेंगे? 1.5 रुपए। नहीं आया समझ में? बेटा वर्कर ए को नॉर्मल टाइम काम करने के लिए पैसा मिलता है 75 पैसे पर आवर, 75 पैसा पर आवर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये ओवर टाइम करेगा तो इसको डबल रेट से पैसा मिलेगा, और डबल रेट से पैसा मिलेगा मतलब 1 रुपीज 50 पैसा मिलेगा। अच्छा, सवाल कहता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर एट इक्वल रेट्स एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशंस। सवाल कहता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड और ईएसआई में बिल्कुल बराबर है। द टू वर्कर्स वर एम्प्लॉयड ऑन जॉब XYZ इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। सवाल कहता है दोनों वर्कर्स ने जॉब X, जॉब Y और जॉब Z पे काम किया कितना? वर्कर ए ने 40% टाइम दिया है X को, 30% टाइम दिया है Y को और 30% टाइम दिया है Z को। वर्कर बी ने 50% टाइम दिया है X को, 25% Y को और 30% Z को। और आपको सवाल बता रहा है ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब Y। सवाल कह रहा है ये जो 10 घंटे का ओवर टाइम है, ये जो 10 घंटे का ओवर टाइम है जिसके लिए 1.5 रुपए की तनख्वाह मिलने वाली है, ये ओवर टाइम सिर्फ किसके लिए किया गया है? जॉब वाई के लिए। एक बात बताओ, अगर ओवर टाइम सिर्फ जॉब वाई के लिए किया है तो ओवर टाइम के पैसे जॉब वाई से ही चार्ज होंगे। क्लियर है बात? पक्का? अच्छा बेटा, इस सवाल में आपसे 3 बातें पूछ ली। लेबर अर्निंग्स बतानी है, लेबर कॉस्ट बतानी है, और फिर उस लेबर कॉस्ट को XYZ में बांट के बताना है। पहला सवाल, लेबर अर्निंग्स। लेबर अर्निंग्स की बात करें तो बेटा यहां पे 2 कॉलम हो जाएंगे, वर्कर ए और वर्कर बी। मुझे वर्कर ए और वर्कर बी की अर्निंग्स बतानी है। सबसे पहला आएगा बेसिक सैलरी। वर्कर ए की है 100 रुपीज, वर्कर बी की है 160 प्लस डीएनएस अलाउंस। ध्यान से देखो बेटा, सवाल बोल रहा है डीएनएस अलाउंस बेसिक सैलरी का 50% है। अब आप मुझे बताइए बेटा, बेसिक सैलरी का 50% करेंगे तो 100 का 50% 50 और 160 का 50% 80 हो गया बेटा। प्लस इसके अलावा आप वर्कर को क्या दे रहे हो? वर्कर को आप दे रहे हो ओवर टाइम वेजेस। वर्कर को आप क्या दे रहे हो? ओवर टाइम वेजेस। क्लियर है बात? अब ये कितनी है, 1 मिनट जरा मुझे बताने दो। वर्किंग नोट, ओवर टाइम वेज रेट पर आवर। जरा ध्यान से देखो, नॉर्मल वेज रेट पर आवर क्या है? सुनो बेटा, बेटा वर्कर ए को 100 रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है और 50 रुपए का डीएनएस अलाउंस मिलता है, मतलब 150 रुपए मिलते हैं पूरे साल भर में। ठीक है, और ये 150 रुपए मिलते हैं 200 घंटे काम करने के। तो आप मुझे बताइए 1 घंटे की नॉर्मल वेज रेट पर आवर क्या हो गई? 1 घंटे की नॉर्मल वेज रेट पर आवर क्या हो गई? 75 पैसा। बेटा 100 रुपए महीना बेसिक सैलरी मिलता है, 50 रुपए महीना डीएनएस अलाउंस मिल रहा है, तो 150 रुपए महीना मिलता है नॉर्मल तनख्वाह, और 150 रुपए में वर्कर को 200 घंटे काम करना होता है। तो वर्कर को हर घंटे काम करने के लिए कितने पैसे मिल रहे हैं? 75 पैसा। सवाल कहता है ओवर टाइम काम करने के लिए
ओवर टाइम काम करने के लिए वर्कर को दुगना पैसा मिलेगा। बेटा दुगना पैसा बोले तो 1.50 पर आवर। तो बेटा 1 घंटे काम करने के नॉर्मल टाइम में 75 पैसे मिलते हैं, ओवर टाइम में दुगने पैसे मिलेंगे, 1.5 रुपए। करूं? आ जाओ बेटा। वर्कर ए ने 10 घंटे ओवर टाइम किया, 1 घंटे के 1.5 रुपए, तो 10 घंटों के 15 रुपए। वर्कर बी ने कोई ओवर टाइम किया ही नहीं, तो आप मुझे बताइए वर्कर ए के हाथ में पैसा आया 165 और बी वर्कर के हाथ में पैसा आया 240। माइनस करेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अपन माइनस करेंगे सॉरी माइनस करेंगे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में कितना है मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है। बेटा प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन हो रहा है 8% और सवाल में ब्रैकेट में लिखा हुआ है 8% किसका? बेसिक सैलरी का। तो लीजिए बेटा बेसिक सैलरी का 8% 8 रुपए। बेसिक सैलरी का 8%, बेसिक सैलरी का 8% 12.8। ईएसआई प्रीमियम, बेटा ईएसआई प्रीमियम कितना है? बेसिक वेजेस का 2%। लो भाई बेसिक सैलरी का 2%, 2 रुपए। बेसिक सैलरी का 2% 3.2। ठीक। अब आप मुझे एक बात बताओ, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसे दिए 165, उसमें से एम्प्लॉय ने 10 रुपए अपने वेलफेयर प्लान में जमा करा दिए। तो आप मुझे बताइए एम्प्लॉय के पास घर खर्च चलाने के लिए कितना पैसा बचा? 155। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के हाथ में 240 रुपीज दिए, उसमें से एम्प्लॉय ने 16 रुपए अपने वेलफेयर प्लान में जमा करा दिए। तो घर खर्च के लिए एम्प्लॉय के हाथ में कितना पैसा आया? 224। और बेटा एम्प्लॉय के हाथ में जो पैसा आया उसी को हम लोग बोलते हैं लेबर अर्निंग्स। बेटा समझ में आ रहा है? बेटा जल्दी से मुझे बताओ, बात समझ में आ रही है? एम्प्लॉयर ने वर्कर एक के हाथ में रखे 165, वर्कर बी के हाथ में रखे 240। उसमें से एम्प्लॉय ने अपना कंट्रीब्यूशन जमा करा दिया, तो उनको घर खर्च चलाने के लिए पैसा उनके हाथ में आया 155 एंड 224। और बेटा घर खर्च चलाने के लिए जो पैसा हाथ में आया इसी को बोलते हैं लेबर अर्निंग्स। बेटा समझ में आ रहा है? ध्यान से देख सकते हो मैंने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन माइनस किया है। ठीक है, चलो अब बेटा आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में अब मुझे लेबर कॉस्ट निकालनी है, तो वर्कर ए और बी की लेबर कॉस्ट निकालनी है। तो लीजिए बेटा कॉलम्स बन जाएंगे वर्कर ए और वर्कर बी, दोनों के कॉलम्स बना दिए। चलिए बेटा सबसे पहला आ गया बेसिक सैलरी 100 160 प्लस डीएनएस अलाउंस, ये अपन ने दिया 50 और 80। फिर अपन ने ओवर टाइम की वेजेस दी, तो अपन ने ओवर टाइम वेजेस दे दी 15 और नील। तो आप मुझे बताइए मैंने एम्प्लॉय के हाथ में पैसा रखा 165
एंड 240। बेटा ध्यान रखो, अब की बार क्या निकाल रहे हो, लेबर कॉस्ट। तो एम्प्लॉई के हाथ में जो पैसा रखा वो तो ठीक है, अब एम्प्लॉयर ने जो पैसा वेलफेयर प्लान में जमा कराया वो भी तो एम्प्लॉयर की जेब से लगा। बेटा एम्प्लॉय को जो पैसा दे रहे हो वो भी मेरी जेब से जा रहा है, और वेलफेयर प्लान में जो पैसा जमा करा रहा हूं वो भी मेरी जेब से जा रहा है, तो वो भी तो मेरी लेबर कॉस्ट है। अच्छा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बराबर है, तो आप तो ऊपर से देख के बता दो। प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा कराए 8 एंड 12.8, ईएसआई का प्रीमियम भरा 2 और 3.2। अब जो पूछूं मुझे जवाब दो। बेटा अब यहां पे मैंने एम्प्लॉय के हाथ में पैसे रखे और एम्प्लॉय के वेलफेयर प्लान में भी पैसा जमा कराया, तो जो टोटल पैसा मेरी जेब से लगा उसे बोलेंगे लेबर कॉस्ट। 175 और 256। तो बेटा एम्प्लॉयर की पॉकेट से जो टोटल पैसा गया उसे हम लोग बोलेंगे लेबर कॉस्ट। तो आप देखो बेटा इस सवाल में मैंने लेबर कॉस्ट भी निकाली है, लेबर अर्निंग्स भी निकाली है। अब सवाल ये कह रहा है इस लेबर कॉस्ट को जॉब एक्स, वाई और जेड में बांट के बताओ। थर्ड, एलोकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। अब बेटा इस लेबर कॉस्ट को आप तीनों जॉब्स में बांट के बताओ, जॉब एक्स, जॉब वाई, जॉब जेड, तीनों में बांट के बताओ। और मैं सोच रहा हूं यहां पे एक कॉलम बना देते हैं लेबर कॉस्ट का, और ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स का। हाँ जी, ये बताओ बच्चों कि आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? हाँ जी, प्लीज केयरफुली। बेटा क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको लेबर कॉस्ट बांट के बतानी है इन तीनों जॉब्स में। शुरू करूं? सबसे पहला बात करेंगे वर्कर ए की। बेटा जल्दी से देख के बताओ वर्कर ए की लेबर कॉस्ट क्या है, बताओ ना। वर्कर ए की लेबर कॉस्ट क्या है? 175। लेकिन सुनो बेटा 175 में 160 तो है नॉर्मल वेजेस, और बेटा 15 रुपए जो है वो है ओवर टाइम वेजेस। ध्यान से देखो बेटा, वर्कर ए की जो लेबर कॉस्ट है 175, उसमें 15 रुपए की वेजेस ओवर टाइम की है। तो बेटा 175 में अगर 15 रुपीज की वेजेस ओवर टाइम वाले टाइम की है, तो बाकी 160 रुपीज की वेजेस नॉर्मल टाइम की है। वैसे चाहो तो देख लो ना, 150 और ये 10, 160। तो बेटा 175 में 160 की वेजेस तो नॉर्मल टाइम की है और 15 रुपए की वेजेस ओवर टाइम की है। बच्चे बोलते हैं सर इसे अलग अलग करने का फायदा। ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन में कह रखा है कि वर्कर ए ने जो ओवर टाइम किया है वो जॉब वाई के लिए किया है, और अगर वर्कर ए ने ओवर टाइम जॉब वाई के लिए किया है तो ओवर टाइम वाले पैसे किस में जाएंगे? जॉब वाई में। समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ, और बाकी का जो टाइम है वो 40%
30% और 30% के रेशो में दिया है, तो बाकी का टाइम 40-30-30 के रेशो में दिया है, तो नॉर्मल वेजेस को 40-30-30 के रेशो में बांट लो, 64, 48, 48, ठीक है। देन वर्कर बी, वर्कर बी की तो बेटा पूरी की पूरी वेजेस क्या हैं, नॉर्मल। तो बेटा वर्कर बी की पूरी वेजेस क्या है, नॉर्मल है। बेटा वर्कर बी ने कोई ओवर टाइम किया ही नहीं है, तो वर्कर बी की जो वेजेस हैं वो आप तीनों के बीच में बांट दो। किस रेशो में बांटें, 50, 20, 30 के रेशो में। तो लीजिए बेटा 256 का 50%, 128, 51.2, 76.8। तो लीजिए बेटा ये हमारी टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइड हो गई, 160 + 15 + 256, टोटल लेबर कॉस्ट है 431। अब ये डिवाइड हो गई बेटा 192, 114.2 और 124.8, 124.8। लो बेटा, लो बेटा जल्दी से मुझे बताओ, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में मुझे बोला था लेबर अर्निंग्स निकालो, तो मैंने वर्कर ए और वर्कर बी की अर्निंग्स निकाल दी। फिर बोला लेबर कॉस्ट को बांट के बताओ, तो पहले मैंने लेबर कॉस्ट निकाली और फिर मैंने लेबर कॉस्ट को बांट के बता दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पक्का? बेटा आपको ये समझ में आया मैंने वर्कर ए की नॉर्मल टाइम की वेजेस और ओवर टाइम की वेजेस को अलग अलग क्यों किया? क्योंकि ओवर टाइम सिर्फ जॉब वाई के लिए हो रहा है, तो ओवर टाइम के पैसे सिर्फ जॉब वाई में चार्ज होने चाहिए। अच्छा चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में